राष्ट्रीय अध्यक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी संस्थान की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे फरीदाबाद चैप्टर की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें हम लोगों ने चर्चा करी ESG पे, जो कि बहुत ही अभी वाइब्रेंट है और आने वाले टाइम में हमारे कंपनी सेक्रेटरीज के लिए और कॉर्पोरेट्स के लिए एक नया विषय है। हम लोगों ने चर्चा करी यहाँ पे पॉश की अमेंडमेंट्स को लेकर और पॉश में कैसे हमारे कंपनी सेक्रेटरीज आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो हुआ इस प्रोग्राम के बारे में। और अगर मैं इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताऊं तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है पार्लियामेंट से मान्यता प्राप्त है और हमारे इंस्टीट्यूट में अभी 71,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, हमारा कोर्स परस्यू कर रहे हैं। हमारी 72 ब्रांचेज हैं, चैप्टर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है और जो भी उनके सिलेबस से रिलेटेड क्लासेस होती हैं वो चलाई जाती हैं। इसके बाद हमारे 6 ओवरसीज सेंटर हैं जो हम लोगों ने एक मुहिम चालू करी थी 4 साल पहले, जिसमें हम लोगों ने कोशिश करी है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को टाई अप करने की। हमारे 6 ओवरसीज सेंटर हैं जिसमें US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड दुबई आते हैं। इसके बाद हमारे 2 रिसर्च विंग हैं जो कि फुली ऑपरेशनल हैं, CCGRT मुंबई और CCGRT हैदराबाद, जहाँ पे हमारी पूरी रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ की जाती हैं। हमारे प्रोफेशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट में भी अगर कोई जाना चाहता है मेंबर हमारा तो उसमें जा सकता है, क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर की पेड अप कैपिटल की जितनी भी कंपनियां इस देश में हैं उन सब लोगों को एक एक कंपनी सेक्रेटरी अपने रोल्स पे रखना ज़रूरी है। इसी तरीके से हमारे पास कंपनीज एक्ट के थ्रू अपॉर्चुनिटी आती है सेक्रेटल ऑडिट की सेक्शन 204 में, जिसमें एक थ्रेशोल्ड से ऊपर जो कंपनीज हैं उनको सेक्रेटल ऑडिट अपना मैंडेटरी कराना होता है। हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, और सेबी आजकल जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, सेबी ने भी हम लोगों की कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ को हमारे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़ को और कंप्लायंस ऑफिसर जो उसी कंपनीज़ में जो लिस्टेड कंपनीज़ में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आए हैं। इसके अलावा हम अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने अपना कोर्स रिवाइज़ किया है। उस कोर्स को रिवाइज़ करने के पीछे हमारा तात्पर्य था कि हम लोग नई जो चीज़ें आ रही हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो नई रिकॉग्निशंस हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकें। और जो बच्चा आज ज्वाइन करता है हमारे कोर्स को, एक स्टूडेंट जो आज ज्वाइन करेगा वो 2 साल 3 साल के बाद इस कोर्स को पूरा कर पाएगा। तो जिस दिन वो पूरा करके इस कोर्स को बाहर निकले तो उसी दिन से उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो हमारा जो नया सिलेबस है पूरा फोकस ओरिएंटेड है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, जहाँ पे हम लोगों ने एक पॉसिबिलिटी शोकेस करने की कोशिश की है कि बच्चों के पास एक अच्छी लर्निंग के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी होंगी। हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो साल में 2 बार होते हैं। एक जून में होता है 1 तारीख से 10 जून तक। हमारी फ़िक्स डेट्स हैं एग्ज़ाम की 1 से 10 जून तक। उसके बाद 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक फ़िक्स डेट्स रहती हैं हमारी एग्ज़ाम्स की। इसी तरीके से फ़िक्स डेट को ही रिज़ल्ट आता है, कभी आगे पीछे नहीं हुआ आज तक। 40 सालों में हमारा रिज़ल्ट और एग्ज़ाम 25 फरवरी, 25 अगस्त उसी डेट पे रिज़ल्ट आएगा। हमारे 230 से ज़्यादा सेंटर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया जहाँ पे हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। एक ओवरसीज़ सेंटर है हमारा दुबई में जहाँ पे एग्ज़ाम होता है। अभी जब मैं ओवरसीज़ की बात कर रहा हूँ तो अभी जब हमने 6 सेंटर खोले हैं तो वहाँ पे अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस भी करना शुरू किया है। लास्ट ईयर हम लोगों ने दुबई में कॉन्फ्रेंस करी थी। इस साल हम लोग लंदन जा रहे हैं, 11 और 12 तारीख को हमारी लंदन में कॉन्फ्रेंस है, जिसमें अभी तक पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे तरीके से वहाँ के जो हमारे मेंबर्स हैं और अदर प्रोफेशनल हैं उन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अंदर एक आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि UAE इज़ कमिंग आउट विद द कॉर्पोरेट टैक्स। जैसे हमारे यहाँ GST है, इनकम टैक्स है, UAE में अभी तक कोई भी टैक्सेशन नहीं था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम UAE इज़ कमिंग आउट विद द कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब वो कंपनियों पे टैक्स लगाने वाले हैं। एक फ़िक्स टैक्स स्लैब वो लेके आए हैं। हमारे करीबन 350 से 500 मेंबर UAE में अलग अलग, उसमें कुछ दुबई में हैं, कुछ एमिरेट्स में हैं, कुछ अबू धाबी में हैं। उस तरीके से 500 से ज़्यादा मेंबर हमारे UAE में हैं पूरे में। तो हम लोग उनको तैयार करने के हिसाब से और स्किल सेट के हिसाब से, ताकि वो लोग कॉर्पोरेट टैक्स में एंटर कर सकें और वहाँ पे प्रोफेशनल कॉर्पोरेट्स को हेल्प कर सकें कॉर्पोरेट टैक्स की मुहिम को जो उन्होंने चालू किया है UAE गवर्नमेंट ने। हम UAE में भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं 3 जून को, और एक अभी हम लोगों ने इंडिया में जितने हमारे लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी शोकेस करने की कोशिश करी है, अगर वो UAE जाना चाहें तो उनके लिए हम लोगों ने एक कोर्स चलाया है। हमने कोरोना काल में अपने पूरे सर्विसेज को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल रेवोल्यूशन हम लोग लेके आए।
हमारी पूरी फीस, पूरा रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप फीस, स्टूडेंट फीस सब ऑनलाइन है, A to Z, कोई फिजिकल पेमेंट कहीं पे भी नहीं होती। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए 2020 में। लोगों जब घर पे बैठे थे, जब स्ट्रगल कर रहे थे कोरोना काल में, तो हमारे जितने 40 कोर्स हैं हमारे अलग अलग, जो हम लोगों ने कोरोना काल में ऑनलाइन के थ्रू से लॉन्च किए, और आज उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलता है, और देखने को मिलता है कि हमारे मेंबर्स उसके थ्रू नई नई अपॉर्चुनिटीज़ में एंटर कर पा रहे हैं। आप लोगों को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन? आमतौर पर बात CSR को लेकर होती है, और आम जब लोगों की बात करें तो लोगों को बहुत रहता है कि एक दौर था जब प्याऊ लगवाते थे लोग, धर्मशाला बनवाते थे, लेकिन अभी CSR में बहुत बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन फिर भी कहीं दिख नहीं रहा होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। गॉन आर द डेज, मैं ये बोलूँगा, वो पुराना एक टाइम था जब लोग प्याऊ बनाते थे, आश्रम बनवाते थे और उस तरह की फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन आजकल उस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने CSR को मैंडेटरी किया है, जहाँ पे हर कॉरपोरेट को अपने प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटीज़ पे खर्च करना है। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अगर 10,000 कंपनियाँ उस एम्बेट में आती हैं, तो 8 से 9,000 कंपनियाँ बहुत अच्छे से उस फंड को स्पेंड कर रही हैं, खर्च कर रही हैं। बट येस, देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर नॉट देयर इन द मार्केट। आप जो बोल रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहा, तो इसी वजह से गवर्नमेंट लेके आई है इम्पैक्ट असेसमेंट। 2 साल पहले गवर्नमेंट ने इम्पैक्ट असेसमेंट का एक तरीका निकाला है, जिसके थ्रू उन्होंने प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करने की कोशिश करी है कि वो जाएंगे और चेक करेंगे कि जितना पैसा उनको स्पेंड करना चाहिए था वो ठीक से स्पेंड हुआ है या नहीं है। और यही रीज़न है कि CSR में पेनल्टी प्रोविजंस भी अब इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। अगर आपने ठीक से अपनी स्पेंडिंग नहीं की तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। अभी हरियाणा को लेकर अगर हम बात करें तो बार बार सरकार की अपेक्षा ये रहती है, यहाँ के जो स्थानीय उद्यमी हैं हरियाणा के, उनसे कि वो CSR का पैसा अपने से ना खर्च करें, वो सरकार के कोष में दें, ताकि सरकार उसे बेहतर तरीके से लगा सके। तो इसको कैसे समझते हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ जो प्रावधान है कंपनीज एक्ट के अंदर, मैं उसकी बात करूंगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये हर जगह से डिमांड आ रही है। हमारे पास भी बहुत सारे इस तरह के इश्यूज आते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, हरियाणा की गवर्नमेंट ले लीजिए या फरीदाबाद के MLA MPs ले लीजिए, वो सभी कॉर्पोरेट्स को बोलते हैं कि आप हमारे फंड्स में डालिए। बट इस तरह का कोई प्रोविज़न कंपनीज एक्ट में नहीं है। कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि आपको खुद स्पेंड करना है या किसी NGO के थ्रू स्पेंड करना है। उसमें कहीं पे भी MP MLA फंड का जिक्र नहीं किया गया है। अगर MP MLA फंड किसी NGO के थ्रू चलाए जा रहे हैं तो उसमें स्पेंड किया जा सकता है, उसके थ्रू स्पेंडिंग हो सकती है। अदरवाइज सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ही है जिसके अंदर पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे कोई भी इस तरह का फंड या गवर्नमेंट को देना अलाउड नहीं है। अच्छा, क्या मानते हैं आप, खुद खर्च करना है या सरकार को दे या NGO को दे? देखिए, मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो मैं एक्ट की बात करूँगा। एक्ट जो बोलता है वो ये बोलता है कि आप या तो खुद खर्च कर सकते हैं या किसी NGO के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कहीं पे उसको स्पेंडिंग करने की, तो आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दे सकते हैं। सर, ये जो सर्वोदय हॉस्पिटल के साथ आज हमने MOU साइन किया है, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सर्वोदय हॉस्पिटल ने एग्री किया है हमारे सभी मेंबर्स को, हमारे सभी स्टूडेंट्स को, उनके डिपेंडेंट रिलेटिव्स को, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को, मतलब उसमें बच्चे भी आ गए और माँ बाप भी आ गए, उन सभी लोगों के लिए हमारे साथ उन्होंने MOU किया है कि उनको 3 OPD फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी ऑल इंडिया लेवल पे। उनके 12 हॉस्पिटल हैं जो मुझे बताया गया है, 12 हॉस्पिटल क्लिनिक्स हैं। उन किसी भी हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं सिर्फ फरीदाबाद के लिए, किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी हमारा मेंबर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय और उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। OPD उनको 3 फ्री मिल दी जाएंगी और साथ साथ शायद लैब में भी कुछ उसमें डिस्काउंट दिया गया। 30% उसमें OPD के बाद डिस्काउंट है, 15% IPD का, 10% IPD का डिस्काउंट है। फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, कौन सी में? फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, कार्यस्थल पर यौन शोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम जागरूकता के बावजूद बढ़ रहे हैं।
कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बताओ, सवाल ही है। यही सवाल है। अच्छा कैसे लगाए जा सकते हैं, कैसे देखिए, लगाम जो लगाई जा सकती है ये सिर्फ दो तरीके से लग सकती है। वन, सेंसिटाइजेशन हम लोगों को करना पड़ेगा, अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि इस तरह का अगर कोई भी कुछ होता है तो जो पीड़ित है उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। पीड़ित को चुप करके नहीं बैठना, उसको आवाज़ उठानी पड़ेगी, उसको अपने राइट्स के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो सब चीज़ें बंद हों आपके कार्यस्थल पे, तो किसी ना किसी को तो पहली बार आके आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो वो जैसे ही आवाज़ उठेगी तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। जब आपको आपके राइट्स के बारे में पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ जाके आप अपील कर सकते हो, कहाँ कहाँ किस किस फॉरम पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, तो वो जागरूकता से आएगा। पर जमाना बदल गया है, ऐसे भी मामले हमने देखे हैं, यौन शोषण हुआ है, वो साइड सामने वाला बड़ा आदमी है जो, ठीक है, और कर्मचारी दौड़ रहा है या मान लो महिला ही दौड़ रही है, FIR नहीं होती क्योंकि वो बड़ा आदमी है और सेटिंग हो जाती है। सर उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, वो अनएथिकल प्रैक्टिस पे और आउट ऑफ वे, लोग मीडिया उस के पर पास मैं कोई दौड़ते हैं, कमेंट नहीं कर ऐसे हो पाऊंगा गया, सर। ऐसे हो गया। कंपनी सेक्रेटरी कुछ नए कोर्सेज शुरू किए हैं, तो उनमें क्या कुछ नया है और युवाओं में किस तरह का क्रेज है? कोर्सेज को लेके कह रहे हैं? देखिए सर, हमारे जो कोर्सेज हैं, पहले मैं आपको अपना सिलेबस का बता दूं। हमारे 3 पार्ट में सिलेबस डिवाइडेड है। पहला जो हमारा है एंट्री लेवल, वो CSET है, उसको हम CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, जो 12th पास बच्चा अपीयर कर सकता है। उसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल हम लोगों ने रखी हुई है, 1500 रुपये की फ़ीस है, जिसके अंदर उसको स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है। एक बार एग्ज़ाम होता है, 4 बार एग्ज़ाम होते हैं उसके साल में, किसी भी अटेम्प्ट में वो बैठ सकता है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम है, एट हिज कंफर्ट, अपने घर से बैठ के वो एग्ज़ाम दे सकता है। रिमोट प्रॉक्टर डिवाइस से हम लोग कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं पूरा। बच्चा जब पास हो जाता है तो उसको सेकंड लेवल में एंट्री करनी होती है, एग्जीक्यूटिव लेवल में। एग्जीक्यूटिव लेवल की फ़ीस अगर मैं बोलूँ तो 11-12 हज़ार रुपये के आसपास की हमारी फ़ीस है, जिसमें हम स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। उसमें 8 सब्जेक्ट हैं। 8 के 8 सब्जेक्ट अगर आप देखोगे जो नए कोर्स में आए हैं, वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर लुकिंग है, जिसमें हम नई स्किल सेट बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद बच्चा जाता है प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल में हमारे 7 पेपर हैं, जिसमें एक ग्रुप में 4 हैं, एक ग्रुप में 3 हैं। हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम स्पेशलाइजेशन बेस्ड इलेक्टिव पेपर्स दिए हैं हमने दोनों ग्रुप्स में, जिसमें स्पेशलाइजेशन बच्चों का क्रिएट करा सकें। अगर उनको लगता है कि उन्हें एक फील्ड में जाना है तो उसको बाकी पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो उसी फील्ड का पेपर पढ़ेगा। हम अपनी तरफ से मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं, हमने एक एक पेपर दोनों में स्पेशलाइजेशन के लिए रखा है। अवर्स इज़ द ओनली कोर्स विच प्रोवाइड फॉर द स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव पेपर्स में। तो बच्चों में जहाँ होता ना कि थोड़ा सा भी वो सोचते हैं कि मुझे आगे चल के आर्बिट्रेशन की फील्ड में जाना है, या मुझे CSR की फील्ड में जाना है, या मुझे टैक्सेशन की फील्ड में जाना है, तो वो इस तरह के कोर्स को हमेशा अच्छे तरीके से अपनाते हैं। और अभी का जो ट्रेंड चल रहा है आफ्टर कोरोना, वी आर बैक ऑन द स्टेटस, और आई वुड से द रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है हमारा, जो हमारा कोरोना से पहले था, वो वापस से 2 साल हर जगह थोड़ा सा टफ टाइम रहा, हमारे इंस्टीट्यूट में भी था, बट वापस से कोरोना के बाद हम लोग वापस उसी टारगेट पे आ गए हैं अपने। तो यहाँ से मुझे लगता है कि आगे ही बढ़ने का दौड़ होगा। बहुत ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास फंडिंग की प्रॉब्लम, हर इंस्टीट्यूट में गए या कहीं यूनिवर्सिटीज़ में गए, उनके साथ एक कोटा शुरू होता है, कोटा फिलअप होता है, कोटा होता है, इसका कोटा है गरीबों का या किसी का। क्या आपके साथ भी ऐसा है? हमारे साथ भी ऐसा कोटा है। हमने 3-4 तरीके के कोटे रखे हुए हैं। रिजर्वेशन समझ लीजिए या रिलैक्सेशन समझ लीजिए। रिजर्वेशन तो हमारे प्रोफेशन में किसी के लिए भी नहीं है, मैं गरीबों पे ही आ रहा हूँ। हमारे जो रिलैक्सेशन हैं वो 2-3 तरीके से हैं। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान निकोबार, इन स्टेट्स को हम लोगों ने कुछ को फ्री दिया हुआ है, 100% फ़ी कंसेशन है, कुछ को 50% फ़ी कंसेशन है। अगर अंडमान की बात करोगे तो 100% वहाँ के रेजिडेंट्स को। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली NCR में नहीं है सर वो, मैं दूसरी उस पर आ रहा हूँ। हरियाणा फरीदाबाद में इस तरह की कोई रिलैक्सेशन या कोई स्कीम नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए मेरिटोरियस स्टूडेंट है तो उनके लिए 100% फ़ी रिलैक्सेशन की स्कीम हमारे पास है। जहाँ पे बच्चा मेरिटोरियस है और हमारे प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए हमारे पास स्कीम है। कोरोना में जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, किसी भी एक पेरेंट को खो दिया है कोरोना में, उनके लिए हमारे पास स्कीम है कि उनके 100% फ़ी वेवर है लास्ट लेवल तक। मई में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है यूके में, क्या कुछ खास होगा? देखिए, मई में जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्लोबल प्रैक्टिसेस के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, ESG के बारे में, कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में। और वहाँ से मुझे लगता है कि जो हमारी ये पहल है, वहाँ पे हम शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कंपनी सेक्रेटरीज़
are the perfect professional to be hired by the companies which are there in the UK. और अभी थोड़े दिन पहले एक इंडियन गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट का एक MOU साइन हुआ है जिसमें वो 3000 क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को एक्सचेंज करने की बात की गई है। यहाँ से भी 3000 लोग यूके जाएंगे, यूके से 3000 लोग इंडिया आएंगे। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो 3000 में से एटलीस्ट 300 तो लोग हमारे चले जाएं, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड चले जाएं। तो वो एक पहल है उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने की। भारतीयों का बहुत पैसा दुबई में इन्वेस्ट होता है, मतलब आप समझ सकते हैं, हर तीसरा आदमी वहाँ भारतीय है। और ये जो नया कानून दुबई सरकार लेकर आ रही है, यूएई गवर्नमेंट लेकर आ रही है टैक्सेशन का, तो आपको क्या लगता है कि भारत से जो पूंजी वहाँ जाके निवेश होती है तो उसको कुछ फायदा सर देखिए, होगा, अभी नुकसान होगा? जो ये एक्ट आ रहा है, जितना मैं समझ पाया हूँ अब तक, जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, ये एक इनकम टैक्स के तरीके से आ रहा है। उसमें कहीं पे भी फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया कहाँ गया उससे रिलेटेड नहीं है। जितना भी वहाँ पे उनकी इनकम होगी, आय होगी, वहाँ के जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज हैं दुबई में, यूएई में, उनके ऊपर टैक्सेशन का प्रावधान लेके आ रहे हैं अभी तक, क्योंकि जीरो टैक्सेशन था, जीरो टैक्स लगता था वहाँ। तो वो एक्ट है। आप जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट लीग पे चला जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।